इंटरनल सिक्योरिटी भारत की आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियाँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत की आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी की मुख्य चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे और पहला वीडियो का पहला अध्याय का और ये पार्ट 1 होगा। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे देखिए CSE मतलब सिविल सर्विस एग्ज़ाम की कोई भी पुस्तक पूर्ण या पर्याप्त नहीं हो सकती। यह एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें आपसे सोचने, विचारने, विश्लेषण करने और उन्हें अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में जानकारियों को रटकर उन्हें ज्यों-का-त्यों परीक्षा में दोहरा देने भर से आपको इस बड़ी परीक्षा में सफलता नहीं मिलती। दरअसल पहले आपको परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को अच्छी तरह समझना है, फिर उनकी भाषा में उनका उत्तर देना है। आपका उत्तर संक्षिप्त मुद्दे पर केंद्रित और विश्लेषणात्मक नज़रिए से ओतप्रोत होना चाहिए। इस वजह से कोई भी पुस्तक यूपीएससी की परीक्षा में आपको बना-बनाया उत्तर नहीं दे सकता। देखिए, हमारा प्रयास अभ्यर्थियों को एक अवधारणात्मक पृष्ठभूमि उपलब्ध कराना है, जिससे वे मुद्दों को ठीक तरह से समझ सकते हैं और उनका विश्लेषण कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को गृह मंत्रालय की वेबसाइट और अखबार-पत्रिकाएँ पढ़नी चाहिए, विशेषकर आंतरिक सुरक्षा के ताज़ा मामलों पर आधारित सामग्री को। फिर इन सब पढ़ी गई सूचना और आरेखों से अर्जित ज्ञान के आधार पर स्वयं का सुविचारित उत्तर बनाना चाहिए। इसी मुताबिक संबंध प्रश्न उत्तर देना चाहिए। और के बहाव में नहीं बहा जाना चाहिए। इसके बजाय आपका दृष्टिकोण संतुलित होना चाहिए। हाँ, आपके दृष्टिकोण में राष्ट्रीय सुरक्षा का स्थान सर्वोच्च होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कि भारत के संविधान और इस देश के कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। अब यहाँ देखिए, इस पाठ्यक्रम में न केवल वर्तमान में भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौती महत्वपूर्ण पहलू शामिल है, बल्कि इसकी भाषा भी काफ़ी तकनीकी है। पाठ्यक्रम को पूरा तैयार करने के लिए क्या-क्या अध्ययन करना चाहिए, इस बारे में कोई भी आसानी से भ्रमित हो सकता है। पाठ्यक्रम को पूरी तरह समझते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के जटिल मुद्दों की गहरी समझ की आवश्यकता है, तभी उसकी पूरी तैयारी संभव है। कई बार उन्हें वास्तविक मामलों में भटकाया गया था। युवा उम्मीदवारों की सहायता के लिए मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली, ताकि विभिन्न कोचिंग संस्थाओं द्वारा इनका गलत मार्गदर्शन न किया जाए और बाह्य राज्य एवं गैर राज्यकर्ता या विकास और फैलते उग्रवाद में संबंध का वास्तविक अर्थ जानने के लिए इंटरनेट पर सर्फिंग करने में अपना बहुमूल्य समय ना बर्बाद करना पड़े। आंतरिक सुरक्षा एक विशाल विषय है। भारत की आंतरिक सुरक्षा को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कश्मीर और पूर्वोत्तर में आंतरिक सुरक्षा की समस्या काफ़ी समय से है, लेकिन अभी हाल ही में देश के विभिन्न प्रदेशों में आतंकवाद का क्रूर चेहरा अपना सिर उठाने लगा है। देशों के संगठित अपराधियों द्वारा कई भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने से यह समस्या काफ़ी गंभीर हो चुकी है, ये काफ़ी गंभीर हो चुकी है। नक्सलवाद अब देश के 233 जिलों में, जो कि पूरे देश के क्षेत्र और आबादी का लगभग 1/3 है, में फैल गया है। आतंकवाद के साथ-साथ सांप्रदायिकता को भी बाद एवं जातिवाद सांप्रदायिकता को भी बाद एवं जातिवाद भी आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया जैसी नई तकनीक से भी साइबर सुरक्षा जैसी नित नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न विचारधाराओं एवं नफ़रत का प्रचार-प्रसार करना भी आसान हुआ है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा में लगभग 5,000 लोग मारे गए। इससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर आई प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसलिए हमने इस पुस्तक के अंत में आपदा प्रबंधन पर भी एक अध्याय शामिल किया है। देखिए, इस पुस्तक में आपको प्रशासन सुधार आयोग द्वितीय ARC द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों को भी शामिल किया गया है, ताकि आंतरिक सुरक्षा संबंधी विषय की तैयारी करते समय उम्मीदवार को प्रशासन सुधार आयोग की पूरी रिपोर्ट न पढ़नी पड़े। प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट के अतिरिक्त हमने महत्वपूर्ण सरकारी समितियों के सुझाव एवं गृह मंत्रालय की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित उपयुक्त रिपोर्ट को भी शामिल किया है। मुझे विश्वास है इस पुस्तक से युवा उम्मीदवारों को वर्तमान समय हमारे देश की खड़ी सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के बारे में सही जानकारी प्राप्त होगी। हमारा प्रयास इन चुनौतियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति एवं इनका मुकाबला करने के उपाय के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना है। मेरा प्रयत्न इस पुस्तक में दी अध्ययन सामग्री को प्रामाणिक बनाना
रहा है, ताकि प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक प्रमुख हथियार के तौर पर काम आए। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को समझने और उनका विश्लेषण करने की व्यावहारिक रूपरेखा प्रदान करता है। चूँकि आंतरिक सुरक्षा आभार बदलने वाला विषय है, इसलिए उम्मीदवारों के लिए उचित होगा कि वे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सामयिक मुद्दों मतलब करंट अफेयर सामयिक मुद्दों पर ध्यान दें और इन मुद्दों पर गहरी तैयारी करें। देखिए, मेरे सह-लेखक विपुल इस पूरी प्रक्रिया में मेरे साथ रहे। इससे हैं। इस पुस्तक में दिए गए महत्वपूर्ण विचारों से उम्मीदवार को साक्षात्कार समिति का सामना करने में बहुत फायदा होगा। तो अपना फीडबैक ईमेल लिखिए अशोक IPS @9@gmail.com पर। फेसबुक पेज अशोक कुमार IPS पर आमंत्रित करता हूँ, ताकि पुस्तक और अधिक बना सकूँ आपकी सफलता के फलना चिन्ह। चलिए आप यहाँ पर चलते हैं। तो अब यहाँ पर विशेष विशेष सूची सबसे पहले आपके यहाँ पर अध्याय 1 आपको है आंतरिक सिक्योरिटी इंटरनल। आपका अध्याय 1 जो आपके यहाँ पर है वो आपको है अध्याय 1। यहाँ पर आपको है तो हम संक्षेप में देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के फर्क को समझेंगे। एक देश की अपनी सीमाओं के अंदर की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा है। इसमें अपने अधिकार क्षेत्र में शांति, कानून और व्यवस्था तथा देश की प्रभुसत्ता बनाए रखना मूल रूप से अंतर्निहित है। बाह्य सुरक्षा से आंतरिक सुरक्षा कुछ मायनों में अलग है, क्योंकि विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना बाह्य सुरक्षा है। बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की सेना की, जबकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस के कार्यक्षेत्र में आती है। अब यहाँ देखिए, बाह्य सुरक्षा की जिम्मेवारी देश की सेना की है, जबकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस के कार्यक्षेत्र में आती है। पुलिस के कार्य क्षेत्र में आती है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा मदद प्रदान की जाती है। भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय का और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की है। कई देशों में गृह मंत्रालय को आंतरिक मामलों का मंत्रालय भी कहा जाता है। अब देखिए, पहला आपको खतरों का वर्गीकरण देखिए। कोटिल ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को 4 प्रकार के खतरों का जोखिम हो सकता है। पहला आंतरिक, दूसरा बाह्य, तीसरा आंतरिक सहायता प्राप्त बाह्य, चौथा आपको बाह्य सहायता प्राप्त आंतरिक। फिर आपको यहाँ पे देखिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा को कोटिल द्वारा बताए गए उपयुक्त 4 प्रकार के खतरे हैं। बदलता बाह्य परिवेश भी हमारे आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार में होने वाली घटनाएं। धर्म एक दूसरे के से आपस में जुड़े हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 39 राज्यों को विखंडित किया गया। इनमें से 5 राज्यों को विदेशी आक्रमणकारण विखंडित किया गया था, जबकि 34 राज्यों को अपनी आंतरिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में विफल रहने के कारण विखंडित किया गया था। इसने देखिए इसने या तो उन राज्यों की संप्रभुता का नुकसान किया, उनका विखंडन किया। संवैधानिक तंत्र को ठप कर दिया, गृह युद्ध भड़काया, हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन कराया या सैन्य तख्तापलट हुआ। इन विफलताओं के कई जटिल कारण थे, लेकिन उन सब राज्यों में आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा आम बात थी।
पिछले कुछ वर्षों से हमारी आंतरिक सुरक्षा का खतरा कई गुना बढ़ गया है। आंतरिक सुरक्षा की समस्या ने हमारे देश के विकास और प्रगति को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया और यह अब सरकार की मुख्य चिंताओं में से एक है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2013 में सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में आंतरिक सुरक्षा को एक अलग विषय के रूप में शामिल किया है। आपको यहाँ देखिए आंतरिक सुरक्षा के अवयव यहाँ पर देखिए आंतरिक सुरक्षा के अवयव यहाँ पर देखिए आंतरिक सुरक्षा के मुख्य अवयव आपको है देश की सीमाओं की अखंडता। अब देश की सीमाओं की अखंडता एवं आंतरिक प्रभुसत्ता का संरक्षण, देश में आंतरिक शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, विधि का कानून और कानून के समक्ष एकरूपता, भेदभाव के सभी को देश के कानून के अनुसार न्याय। अब कि डर से मुक्ति संविधान में व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता का संरक्षण, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं सांप्रदायिक सद्भाव। अब की आंतरिक सुरक्षा यहाँ देखिए आंतरिक सुरक्षा के लिए मुख्य चुनौतियाँ देखिए भारत की स्वतंत्रता के साथ ही आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ समस्याएं भी सामने आई है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के भारत में विलय के समय से आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। आज़ादी के समय हुए बंटवारे के दौरान अप्रत्याशित हिंसा हुई जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस प्रकार सांप्रदायिकता की समस्या रूपी राक्षस आज़ादी के दौरान ही सक्रिय हो गया जो बाद में दंगों के रूप में बार-बार सामने आता रहा। अब इसकी मुख्य चुनौतियाँ आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए आपको मुख्य चुनौती यहाँ पे देखिए मुख्य चुनौतियाँ भीतरी प्रदेशों में फैलता आतंकवाद हो गया, जम्मू कश्मीर उग्रवाद हो गया, पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह हो गया, वामपंथी उग्रवाद हो गया, संगठित अपराध और आतंकवाद के साथ इनका गठजोड़, सांप्रदायिकता, जातीय तनाव, क्षेत्रवाद एवं अंतर्राज्य विवाद, साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा। एक उभरते हुए राष्ट्र के रूप में हमें आशा थी कि हम इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे और राष्ट्र को नवनिर्माण और विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, लेकिन देश के अलग-अलग भागों में उभरी आंतरिक सुरक्षा की समस्या ने देश के विकास में बाधा उत्पन्न की है। भाषाई उपद्रवों के राज्यों के आपसी विवादों, धार्मिक एवं जातीय वैमनस्य इत्यादि कारणों से कई वर्षों से भारत की आंतरिक समस्या कई गुना बढ़ गई। 1956 में भाषाई उपद्रवों के कारण देश को भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने के बाद होना पड़ा। 1950 के दशक में पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैली। 1954 में नागालैंड में फिजो ने विद्रोह का झंडा उठाया और बाद में यह विद्रोह मिजोरम, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों में भी फैल गया। 1960 के दशक के अंतिम चरण नक्सलवाद के रूप में कई नई समस्याएं सामने आई। स्वतंत्रता के समय भारत एक अल्प विकसित देश था और हमने देश के नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। विकास और तरक्की देखिए विकास और तरक्की की जो प्रतिकृति हमने अपनाया वह समतामूलक एवं सर्वव्यापी विकास का था। परंतु समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि हम गरीबी हटाने, बेरोजगारी की समस्या हल करने और देश के कई दूरस्थ क्षेत्रों का विकास करने में असफल रहे हैं। इस स्थिति का कई लोगों द्वारा गलत फायदा उठाया गया और माओवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद के रूप में देश की आंतरिक सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार भी किया था कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवाद सबसे बड़ा खतरा है। 1980 के दशक में पड़ोसी देशों द्वारा प्रायोजित पंजाब का उग्रवाद देखने को मिला। पंजाब में उग्रवाद का बहुत ही घातक स्वरूप देखने को मिला। इस आंदोलन को चलाने के लिए शत्रु देश से सहायता मिल रही थी। 1990 के दशक में कश्मीर में फिर से राष्ट्र विरोधी बाह्य ताकतों द्वारा समर्थित आतंकवाद का दौर प्रारंभ हुआ, जो पिछले एक दशक के दौरान पूरे देश में फैल चुका है। अखिल भारतीय आतंकवाद का महत्व 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान पूरी तरह स्पष्ट हो गया। इसके बाद केंद्र ने आतंकवाद रोधी तंत्र को मजबूत करने के कई ठोस कदम उठाना प्रारंभ किया। अब यहाँ देखिए आपको
अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों माफिया संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच गठजोड़ स्थापित कर इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को और बढ़ावा दिया। इसका देखिए इनका धन एकत्रित करने और काम करने का तरीका मुख्य रूप से हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी और हवाला हवाला लेन देन, काले धन को वैध करने, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको बोलते हैं, और देश के विभिन्न भागों में जाली भारतीय मुद्रा नोटों को चलाना था। देखिए साइबर सुरक्षा हमारे नवीनतम चुनौती है। हम साइबर युद्ध के निशाने पर हो सकते हैं। हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान अब पूरी तरह से साइबर पद्धति पर आधारित है, जिन्हें खतरा हो सकता है। साइबर हमलों को रोकने की अक्षमता हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है। 2013 के विकीलीक्स इसका एक सजीव उदाहरण है। इंटरनेट और मोबाइल संचार में हुई अभूतपूर्व क्रांति से यह बात सामने आई कि सामाजिक मीडिया दुष्प्रचार करने और हिंसा को हवा देने में एक खतरनाक भूमिका निभा सकता है। 2012 में पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों का दक्षिण राज्यों से पलायन। 2012 में पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों का दक्षिण राज्यों से पलायन और वर्ष 2013 मुजफ्फरनगर के जातीय दंगे से कुछ ऐसे उदाहरण हैं। और वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर के जातीय दंगे ऐसे कुछ उदाहरण जो स्पष्ट करते हैं कि कुछ समस्याओं में वृद्धि तेजी से बढ़ रही है। संचार प्रणाली का दुष्परिणाम है। देखिए चूंकि युद्ध का परंपरागत तरीका मनचाहा नतीजा देने में सक्षम नहीं है। ऐसे में हमारे दुश्मन अन्य उपायों के जरिए अपने नापाक मंसूबों को पूरा करेंगे। वे राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए नागरिक समाज को निशाना बनाएंगे और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांप्रदायिक खामियों का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मनोवैज्ञानिक युद्धों का उपयोग करते हुए अवधारणा की लड़ाइयों की मुहिम छेड़ देंगे। इसे चौथी पीढ़ी का युद्ध कहा जा सकता है, जहां स्वयं नागरिक समाजों से नए रंगरूट की भर्ती कर उसको नष्ट कर देने के लक्ष्य के साथ नागरिक समाज को ही युद्ध स्थल बनाया जाएगा। अब भूमि को जीतने के विचार के बजाय मनोवैज्ञानिक अभियानों के जरिए नागरिक समाज के मन मस्तिष्क पर नियंत्रण करना प्रमुख हो गया है। यह माना जाने लगा है कि जो नागरिक समुदायों पर प्रभुत्व जमा लेगा, अंततः वही दुनिया पर भी राज करेगा। दूसरी बड़ी समस्या है कि इन समूहों के पास अपना वैश्विक संचार या नेटवर्क का होना है। इनके विपरीत भारतीय पुलिस को इसे लेकर काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर ही नेटवर्किंग मामले में बहुत कठिनाइयाँ अनुभव करती है। हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए सीमा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक कमजोर सीमा प्रबंधन विभिन्न सीमाओं से आतंकवादियों, अवैध अप्रवासियों की घुसपैठ और ड्रग्स और जाली मुद्राओं की तस्करी में सहायक हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ घटनाओं में वृद्धि हुई। यह सुरक्षा की एक गंभीर समस्या है, जिसका अभी हमें संतोषजनक हल खोजना है, चाहे वह समाधान राजनीतिक हो या सामाजिक या फिर आर्थिक। हमारी सुरक्षा को लेकर कुछ गैर परंपरागत गैर सैन्य समस्याएं भी हो सकती है, जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी, ऊर्जा और पानी की कमी, खाद्यान्न सुरक्षा, संसाधनों की कमी, गरीबी, आर्थिक असमानता आदि। परंतु इन्हें इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब आपको यहाँ देखिए आंतरिक सुरक्षा की समस्या के लिए जिम्मेवार कारक देखिए आप। आंतरिक सुरक्षा की समस्या के लिए जिम्मेवार कारक देखिए। हमारे आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं की विभिन्न ऐतिहासिक और गैर ऐतिहासिक पृष्ठभूमियाँ हैं। इनके बारे में विस्तार से आगामी अध्याय में आपको चर्चा की गई। हालांकि कुछ मूल कारण आपको नीचे वर्णित है। पहला देखिए शत्रु पड़ोसी देखिए, मतलब एनिमी नेबर जिसे बोलते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, असमान एवं असंतुलित विकास, अमीरी गरीबी की मध्यवर्ती खाई, प्रशासनिक मोर्चे पर विफलता या सुशासन का अभाव, सांप्रदायिक और जातीय तनाव में वृद्धि, जातिगत जागरूकता और जातीय तनाव में वृद्धि, सांप्रदायिक
सांप्रदायिक जातीय भाषाई या अन्य विभाजनकारी मापदंडों पर आधारित विवादास्पद राजनीतिक उदय। सांप्रदायिक जातीय भाषाई या अन्य विभाजनकारी मापदंडों पर आधारित विवादास्पद राजनीतिक उदय। कठिन भूभाग वाली खुली सीमाएं, कमजोर भ्रष्टाचार के कारण अपराधियों, पुलिस एवं राजनेताओं के बीच साठगांठ, जिस कारण संगठित अपराधों का बेरोक-टोक होना। आज़ादी के समय से ही पहले 3 कारक हमें विरासत में मिले। हमें इन 3 मुद्दों को तो रहे ही हैं, दुर्भाग्य से कई नए मुद्दे भी इसमें शामिल हुए हैं, जिससे हमारी आंतरिक सुरक्षा की समस्या कई गुना बढ़ गई। उपयुक्त सूची में चौथे, पाँचवें और छठे कारक, चौथे, पाँचवें और छठे कारक मतलब कि आपको चौथे में आपको असमान असंतुलित विकास और आपको अमीरी गरीबी की बढ़ती खाई, प्रशासनिक मोर्चे विफलता या सुशासन का अभाव। छठे कारक प्रशासनिक विफलता और 7वां, 8वां, 9वां अंतर्गत राजनीतिक कारण हो सकता है। 7वां, 8वां और 9वां। 7वां आपको सांप्रदायिक वैमनस्य में कमी, जातीय जागरूकता और जातीय तनाव में वृद्धि। 9वां सांप्रदायिक, जातीय, भाषा या अन्य विभाजनकारी मापदंडों पर आधारित विवादास्पद राजनीतिक उदय। नैतिक तब यहाँ पे देखिए आपको 8वां एवं 9वां अंतर्गत राजनीतिक कारण हो सकता है। देखिए अंतिम कारक के शासक की अक्षमता को जिम्मेदार ठहरा अंतिम जो कारक आपको है उसके शासक की अक्षमता को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इन कारकों के कारण प्रत्येक समस्या और उभर कर सामने आई और शत्रु पड़ोसी अपना हित साधने के लिए हमारी आंतरिक स्थितियों का फायदा उठाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भारत में हजारों तरीकों से खून खराबा करने की घोषित नीति है। अब यहाँ पे देखिए आंतरिक सुरक्षा से आपके यहाँ देखिए आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत यहाँ पे देखिए हमें उपयुक्त आंतरिक सुरक्षा सिद्धांतों की आवश्यकता है। हमें उपयुक्त आंतरिक सुरक्षा सिद्धांतों की आवश्यकता है। जो कि निम्नलिखित व्यापक घटकों पर आधारित हो सकते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, पुलिस या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, आसूचना जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, केंद्र राज्य समन्वय हो गया, सीमा प्रबंधन हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया। अब देखिए पहला यहाँ पर राजनीतिक यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम हमारे लिए एक चुनौती के स्वरूप को जानना आवश्यक। सर्वप्रथम राजनीति में पहला पॉइंट देखिए राजनीति में देखिए सर्वप्रथम हमारे चुनौती के एक स्वरूप को जानना आवश्यक है कि वो अलगाववादी है, क्षेत्रीय है या कोई अन्य है। हमें इनके कारणों का विश्लेषण कर यह देखना होगा कि क्या मांगे संविधान के दायरे में है। सिद्धांत के तौर पर एक अलगाववादी आंदोलन को सख्ती के साथ समाप्त करना चाहिए। अलगाववादी तत्वों से निपटने के लिए हमारी नीति स्पष्ट एवं कानून कड़ा होना चाहिए। क्षेत्रीयतावादियों के प्रति अपेक्षाकृत कुछ नरम दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसी तरह धर्म या जाति संबंधित मांगों को जब तक कि वे अत्यधिक विखंडनकारी ना हो सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। दूसरा देखिए सामाजिक आर्थिक देश के खतरा बने कई आंदोलनों की पृष्ठभूमि में सामाजिक एवं आर्थिक कारक होते हैं। कई बार सामाजिक आर्थिक समस्याएं बहुत असली होती है, जिनकी जड़ में गरीबी, बेरोजगारी या विस्थापन होता है। ऐसे मामलों में सामाजिक आर्थिक समस्या को विश्लेषण कर सुनियोजित तरीके से बिना भेदभाव निवारण सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे समाज के सभी वर्गों को योजना का लाभ बराबर मिल सके और सबका विकास हो सके। तीसरा देखिए प्रशासनिक कई बार सुशासन कमी भी राष्ट्र विरोधी तत्वों की वरदान साबित होती है। ये लोग कुप्रबंधन, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, दूरस्थ क्षेत्रों में शासन की कमी, दूरस्थ क्षेत्रों में शासन तंत्र की कमी तथा कानून का सही तरीके से लागू ना होना आदि का भरपूर उपयोग करते हैं। हमें देखना होगा कि क्या प्रशासनिक तंत्र कुछ क्षेत्रों में सचमुच अक्षम हो गया है। यदि हाँ तो शासन में सुधार करना होगा। देश के आपराधिक न्याय प्रणाली का पुनरुत्थान करने और कानून प्रवर्तन तंत्र की क्षमताओं को बढ़ाने और उन्नत करने की आवश्यकता है। पुलिस सहित सिविल सेवा तंत्र को बाहरी राजनीतिक प्रभाव से दूर रखना चाहिए। सुशासन प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार और विकास साथ साथ नहीं चल सकते।
चौथा है आपके यहाँ पे देखिए पुलिस के देखिए चौथा आपके यहाँ पे पुलिस या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ये देखा गया है कि कई बार पुलिस अत्याचार के आरोप और लोगों की समस्याओं के प्रति पुलिस की संवेदनहीनता व मतभेद आंतरिक सुरक्षा की समस्या बढ़ाते हैं। इससे यह देखा गया है कि कई बार पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ आंदोलन किए जाते हैं। अपसा देखिए यहाँ पर अपसपा जिसको बोलते हैं एएफ देखिए एएफएसपीए इनमें से एक उदाहरण है। पुलिस को संयमित होने की ज़रूरत है और इसके जन सहयोगी बनाने की ज़रूरत है। हमें पुलिस सुधार करने की ज़रूरत आवश्यकता है ताकि पुलिस निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यावहारिक बन सके। स्थानीय हालात की समझ और क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्रीय सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस में परस्पर समन्वय और सहयोग के आंतरिक सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने की जरूरत है। अब आपको 5 देखिए आज सूचना देखिए 5 आपको यहाँ पर आज सूचना देखिए आज सूचना आंतरिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। हमें आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा खड़ा कर रहे हैं। अधिकतर अधिकतर मुख्य ऑपरेशन आज सूचना के आधार पर किए गए हैं। समय से सचेत रहने आसन खतरों को निष्क्रिय कर अपराध सूचना के आधार पर कार्रवाई के लिए नियमित संस्थागत ढांचे की भी जरूरत है। इस दिशा में मल्टी एजेंसी सेंटर एमएसी ने अच्छा कार्य करना शुरू किया। अब देखिए छठा कि केंद्र राज्य समन्वय देखिए यहाँ पर केंद्र राज्य के बीच समन्वय के अभाव ने भी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कई समस्याओं को बढ़ाया है। इंटेलिजेंस देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंस से लेकर ऑपरेशन तक सभी जगह समन्वय की समस्या है। हमें एक ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की समस्याओं को सुलझा सके और सभी स्तरों पर आपसी सहयोग सुनिश्चित कर सके। अब के साथ में सीमा प्रबंधन देखिए हमारे देश की लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी जमीनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 6 देशों से लगती है। हमारे देश की लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी जमीनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 6 देशों से लगती है। हम हमारी जमीनी सीमाओं के 3 तरफ लगने वाले देश चीन, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश बोलते हैं के साथ लड़ाई लड़ चुके हैं। पंजाब और कश्मीर की सीमाओं से घुसपैठ बांग्लादेश अवैध आप्रवास और इंडो म्यांमार सीमाओं से हथियारों की तस्करी की समस्याओं से भी हम जूझ चुके हैं। कश्मीर उग्रवादी पाक अधिकृत कश्मीर में शरण लेते हैं जबकि उत्तर पूर्व के दहशतगर्द बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में शरण लेते रहे हैं। इससे हमें आतंकवादियों घुसपैठ, अवैध प्रवासन, हथियारों और ड्रग की तस्करी आदि रोकने के लिए हमारी जमीनी सीमाओं की निगरानी प्रभावी रूप से करने की जरूरत है। तटीय सुरक्षा की ओर से विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तटीय सुरक्षा की ओर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि नौसेना, कोस्ट गार्ड एवं कोस्टल पुलिस का रोल सुस्पष्ट और आपस में कार्य करने में सद्भाव एवं तालमेल होना चाहिए। अब देखिए साइबर सुरक्षा का 8वां पॉइंट देखिए 2013 विकीलीक्स स्नोडन के खुलासे से स्पष्ट होता है कि भविष्य के युद्ध पारंपरिक नहीं होंगे जो कि जल, थल और नभ में लड़े जाते हैं। वास्तव में यह माना जाता है कि 21वीं सदी में साइबर स्पेस से ही युद्ध क्षेत्र होगा। इसलिए इस पहलू से निपटने के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए ठोस सिद्धांत की जरूरत होगी। भारत ने अभी इस दिशा में कार्य करना आरंभ ही किया है। हमें इस पर बहुत अधिक कार्य करने की जरूरत है ताकि हम कह सकें कि हमारे पास सुरक्षित साइबर स्पेस है। फिर आपके यहाँ देखिए भारत की बाह्य सुरक्षा देखिए आपको अगला टॉपिक देखिए भारत की बाह्य सुरक्षा जो कि आपका मुख्य मुद्दा है। देखिए भारत की बाह्य सुरक्षा मुख्य मुद्दे देखिए यहाँ पर हालांकि यह पुस्तक आंतरिक सुरक्षा के बारे में, परंतु कई मुद्दे एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए अभ्यर्थियों को बाहरी सुरक्षा मोर्चे से संबंध रखने वाले मुख्य मुद्दों से संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए।
अभ्यर्थियों को बाहरी सुरक्षा मोर्चे से संबंध रखने वाले मुख्य मुद्दों के संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए। संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे ट्रांस सीमा मुद्दों की प्रकृति, अनियंत्रित प्रवास की चुनौती और समाज में मूलभूत परिवर्तन संगठित है, जिन्होंने बाहरी और आंतरिक सुरक्षा विभेद की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। बाह्य सुरक्षा देखिए, बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत दो प्रमुख चुनौतियों का सामना करता है। पहली पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर, दूसरी चीन से लगी सीमा पर। भारतीय सेनाध्यक्ष ने 2018 में कहा भी था कि भारत को ढाई मोर्चे पर चुनौतियां हैं। इसमें आधे मोर्चे से सेनाध्यक्ष का तात्पर्य आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा और छद्म युद्ध के मोर्चे से था। भारत की बाह्य सुरक्षा को चुनौतियां देखिए, पड़ोसी देशों से चुनौतियां, मध्य पूर्व की घटनाएं, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष का सैन्यकरण, पांचवा साइबर स्पेस से खतरा, आपको छठा दुर्लभ संसाधन जैसे ऊर्जा और सामरिक खनिज हेतु प्रतिस्पर्धा का गहराना। अब कि पड़ोसी देशों से चुनौतियां यहाँ पर देखिए, पहला आपके यहाँ पर देखिए, भारत एक विविध भौगोलिक राज्य है जो कि कई देशों के साथ भू और समुद्री सीमा साझा करता है। ये पड़ोसी देश भारत के साथ निरंतर मैत्री संबंध बरकरार नहीं रखते। नीति और उपयोगिता इन देशों के साथ व्यवहार की प्रकृति को निर्देशित करती है। नीति और उपयोगिता इन देशों के साथ व्यवहार की प्रकृति को निर्देशित करती है। भारत की विदेश नीति देखिए, भारत की विदेश नीति की दुखती रग सदा से इसका अपने पड़ोसी देशों के साथ खराब संबंध रही है, जिसकी सीमा इसके दो बड़े पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ खराब संबंध से लेकर श्रीलंका के साथ खराब नहीं, परंतु जटिल संबंध मालदीव के साथ बढ़ते और बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल के साथ गहरे संबंध और भूटान के साथ नाजुक समीकरण तक है। भारत की विदेश नीति की दुखती रग सदा से इसका अपने पड़ोसी देशों के साथ खराब संबंध रही है, देखिए, जिसकी सीमा इसके दो बड़े पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ खराब संबंध से लेकर श्रीलंका के साथ खराब नहीं, परंतु जटिल संबंध मालदीव के साथ बढ़ते और बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल के साथ गहरे संबंध और भूटान के साथ नाजुक समीकरण तक है। 1927 में प्रादेशिक बंटवारे से, जिसमें भारत और पाकिस्तान का निर्धारण किया गया। दोनों राष्ट्रों के बीच कई मुख्य मुद्दों पर असहमति से 1927 में प्रादेशिक बंटवारे से, जिसमें भारत और पाकिस्तान का निर्धारण, दोनों राष्ट्रों के बीच कई मुख्य मुद्दों पर असहमति कारण तनावपूर्ण संबंध रहे, जैसे कश्मीर पर नियंत्रण, आतंकवाद सुभेद सीमा के माध्यम से घुसपैठ, चीन आक्रामक विस्तार की अपनी नीति को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाता है। बांग्लादेश और श्रीलंका देखिए, दोनों से भारत ने समय समय पर अपने भूभाग में शरणार्थियों के आने और इसके कारण जातीय संघर्षों का सामना किया, जो कि आमतौर पर इन देशों में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के कारण होते हैं। उदाहरण के भारत ने बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाले क्रमशः चकमा और तमिल शरणार्थियों को शरण दी है। अब कि म्यांमार भारत के महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र का एक अपना दायरा बनाते हुए दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की मौजूदगी का मुकाबला करता है। भारत और नेपाल मित्रता और सहयोग का एक अनोखा संबंध साझा करता है, जिसकी मुख्य विशेषताएं खुली सीमाएं और राजनयिक एवं संस्कृति का लोगों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। परंतु हाल ही में मधेसी आधारित दलों और अन्य समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शनों के बीच 20 सितंबर 2015 को नेपाल की दूसरी संविधान सभा ने एक संविधान प्रख्यापित किया। भारत सरकार ने चल रहे विरोध प्रदर्शनों के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त की और नेपाल सरकार से सभी मुद्दों को एक विश्वसनीय राजनीतिक बातचीत द्वारा सुलझाने हेतु प्रयास करने के लिए अनुरोध किया। भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध मैत्रीय रहे और सामरिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग में काफी निकट संबंध है।
परंतु वर्तमान भारत और मालदीव के बीच राजनयिक और वाणिज्यिक रिश्ते सबसे ज़्यादा खराब हैं। जब से एक तख्ता पलट ने भूतपूर्व राष्ट्रपति नासिद को पदच्युत कर दिया। वाहिद हसन को सत्ता में ले आया और उसके पश्चात GMR द्वारा निर्मित हवाई अड्डे के संबंध विवाद उपज गया। यह बताना महत्वपूर्ण है कि 100% सुन्नी राष्ट्र होने के बावजूद मालदीव हाल की घटनाओं तक इस्लामी कट्टरवाद का उद्देश्य इतना प्रभावित नहीं था। पिछले कुछ वर्षों से मालदीव के लोग पाकिस्तान के मदरसों और जिहादी समूह की बड़ी संख्या में आकर्षित हो रहे हैं। अब देखिए आपको अगला टॉपिक मध्य पूर्व देखिए। मध्य पूर्व यहाँ पे देखिए, भारत और मध्य पूर्व के बीच प्राचीन काल से सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक आदान प्रदान फला फूला है। यह संबंध आपको आधुनिक युग में भी जारी रहा है। भारत ने मिस्र के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया और विशेष रूप से जब से दोनों देश शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक बने। भारत ने इराक, ईरान, सीरिया और खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध तब से बरकरार रखे हैं जब क्षेत्र में मसालों के व्यापार में अरब का दबदबा था। वर्तमान में मध्य पूर्व की सुरक्षा और राजनीतिक हालात काफ़ी अस्थिर है। इसे एक चेतावनी के तौर पर लेकर पाँच लघु से मध्यम अवधि की चुनौतियों की कल्पना की जा सकती है। पहले हम देखिए क्या, यहाँ तक कि 5 वर्षों के बाद भी अरब स्प्रिंग को लिखने के लिए बहुत जल्द शुरू हो गया। और अरब के बदलाव की वजह से जो उसके पाठ्यक्रम को नहीं चला है, एक सर्वसमावेश रूपरेखा की कमी के बावजूद अलग-अलग अरब देशों के एक ऐसा प्रारूप विकसित करना होगा जो अपनी सामाजिक और जनसांख्यिकी विशिष्टता को दर्शाता है। कोई देश अन्य दूसरों के उपयुक्त मॉडल को प्रभावित या निर्धारित नहीं कर सकता है। अब देखिए दूसरा देखिए यहाँ पर क्षेत्र में घटता अमेरिकी प्रभाव जारी रहेगा क्योंकि कोई अन्य देश या देशों का समूह। दूसरा देखिए, क्षेत्र में घटता अमेरिकी प्रभाव जारी रहेगा क्योंकि कोई अन्य देश या देशों का समूह वैकल्पिक नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। कुछ बाहरी शक्तियाँ प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगी, परंतु संपूर्ण क्षेत्र पर उनका दबदबा नहीं होगा। तीसरा देखिए आपको ISIS धार्मिक चरमपंथ और सांप्रदायिक तनाव बने रहने वाले हैं और राजनीतिक हिंसा, राज्य की स्थिरता, प्रादेशिक व्यवहार्यता और कुछ मामलों में जीवन क्षमता तक को भी कमजोर बनाए रखना जारी रखेगा। फिर आपको चौथा पॉइंट आपके यहाँ पर है इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष। देखिए इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष महत्वपूर्ण है। यहाँ चौथा पॉइंट आपको इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष महत्वपूर्ण है, परंतु तत्काल समाधान की संभावना नहीं है क्योंकि दोनों पक्षों में विवेक, दूरदृष्टि और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र की मुख्य समस्या नहीं है और अरब और गैर अरब देशों के फिलिस्तीनियों की राष्ट्रीयता विहीनता के अतिरिक्त चिंतित होने के लिए कई गंभीर समस्याएं हैं। पाँचवां, तेल की कीमतों में कमी जारी रह सकती है और यह छोटी और बड़ी दोनों ऊर्जा कंपनियों को प्रभावित करेगा। ईरान प्रतिबंधोत्तर के प्रवेश था कीमतों पर और अधिक दबाव डालेगा। कम तेल की कीमत भी और सौर ऊर्जा जैसे गैर हाइड्रोजन ऊर्जा विकल्प के लिए खोज को प्रभावित करती है। अब आपको आगे समुद्री सुरक्षा चुनौती यहाँ पर देखिए। भारत एक समुद्री सीमाओं वाला राष्ट्र है, न केवल ऐतिहासिक परंपरा कारण अपने भू भारत एक समुद्री सीमाओं वाला राष्ट्र है, न केवल ऐतिहासिक परंपरा कारण परंतु अपने भूभौतिकी समाकृति कारण भी और भू राजनीतिक परिस्थितियां भी इसे एक
एक द्वीपीय राष्ट्र के रूप में समुद्र पर निर्भर बनाती है। समुद्री सीमाओं वाले राज्यों और द्वीपीय प्रदेशों के साथ ही भारत में संभवतः अधिकांशतः यूरोपीय देशों की जनसंख्या से अधिक समुद्री लोग हैं। अधिकांश यूरोपीय देशों की जनसंख्या से अधिक समुद्री लोग हैं। भारत की समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ निम्न तीव्रता वाले संघर्षों और समुद्री डकैती से लेकर सामरिक प्रतिस्पर्धाओं तक की संपूर्ण सीमा का आवरण करती है। वैश्विक समुद्री केंद्र बिंदु का संयुक्त अटलांटिक प्रशांत से भारत प्रशांत सातवें खिसकने और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में हिंद महासागर क्षेत्र के महत्व महत्व शीत युद्धोत्तर युग और सबसे नवीनतम नौ 11 युग में भारी वृद्धि हुई है। तो देखिए, व्यापार कारण पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधियों ने नवीन समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दिया है। इनमें समुद्री डकैती, आतंकवाद और मानव दुर्व्यवहार सहित गैर राज्यकर्ताओं से बढ़ता खतरा, पर्यावरणीय निम्नीकरण का प्रभाव, संसाधनों का अपव्यय, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और कमजोर राज्य और असफल होती संस्था, इन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना इस क्षेत्र की सीमा वाले सभी राष्ट्रों से होता है। ऊर्जा की कमी वाले राष्ट्रों का भारी मात्रा में आयात करने के अलावा कोई समुद्रों पर निर्भरता प्रगतिशील रूप से विकसित हो रही है। यह इन जहाज़ों और उत्पादों पर भी खतरा पैदा करता है, जो समुद्री डाकुओं और गैर राज्यकर्ताओं द्वारा निशाना बनाए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष का सैन्यकरण देखिए, यहाँ पर अंतरिक्ष का सैन्यकरण देखिए। शीत युद्ध के दौरान अंतरिक्ष युद्ध का अन्य रंगमंच बने बिना भूमि पर लड़ाई आवश्यक सहायक बना। अंतरिक्ष का सैन्यकरण तेजी से हुआ, परंतु अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण से बचा गया। सशस्त्रीकरण से गया, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान शस्त्रीकरण से बच गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि असमयित युद्ध के नए युद्ध में भी इससे बचाया जाएगा। हम कुछ खतरों के खिलाफ उपग्रहों की सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं, परंतु उपग्रह उन अंतरिक्ष हथियारों के आसान लक्ष्य बने रहेंगे जो टकराने पर नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। फिर आपको आगे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बहुत गहरी नागरिक जड़ें हैं। यह भारत को इसके विकास में सहायता करने के साधन के तौर पर प्रारंभ हुआ, और इसका मुख्य केंद्र इसके नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार लाने पर हाल ही में भारत ने अपने अंतरिक्ष प्रयासों की शैली में आकस्मिक परिवर्तन किया है। देश ने एक अधिक सैन्यकरण दृष्टिकोण अपनाया है, जैसा कि भारत ने एक स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र रक्षा कार्यक्रम बनाने की विविध प्रयासों का उदाहरण दिया है। भारत का अंतरिक्ष प्रयास अंतरिक्ष की दीर्घकालीन निरंतरता साबित कर सकते हैं, और यह अधिक ध्यान देने योग्य है।
भारत ने मार्च 19 में शक्ति प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसके बाद वो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश हो गया जिसके पास अंतरिक्ष की निचली कक्षा LOA में घूम रहे किसी उपग्रह को मार गिराने की क्षमता है। अब देखिए यहाँ पर साइबर अपराध देखिए इस विषय साइबर अपराध के विषय को अध्याय 9 में विस्तृत रूप और व्यापक रूप से चर्चा की गई। अब देखिए आप अगला टॉपिक चलते हैं। दुर्लभ संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा का गहराना। सन 2003 में यूरोपीय संघ की यूरोपीय सुरक्षा रणनीति ने प्राकृतिक संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा को एक वैश्विक चुनौती के रूप में चिन्हित किया। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव काफी अन्नान द्वारा गठित खतरों, चुनौतियों और परिवर्तनों संबंधी उच्च स्तरीय पैनल की 2004 रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों की कमी अशांति और नागरिक हिंसा का कारण बन सकती है। 2009 में पर्यावरण संघर्ष और शांति निर्माण संबंधी विशेषज्ञ सलाहकार समूह ने ने यह ध्यान दिया कि आगामी दशकों में वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि के साथ इन संसाधनों की 21वीं सदी में संसाधन कमी को सबसे बड़ी सुरक्षा खतरों में से एक माना जाता रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत संसाधन स्रोत और सुरक्षा के बीच जुड़ाव को बाह्य आविर्भाव पाकिस्तान और चीन के साथ करारों से समझा जा सकता है। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ ने बंगाल की खाड़ी और इसमें प्राकृतिक गैस के बड़े भंडारों को भविष्य के चीनो इंडिया संघर्ष का स्रोत माना है। चीन ने बर्मा के साथ एक बड़ा प्राकृतिक गैस समझौता किया है और जल्दी ही श्रीलंका के साथ भी कर लेगा। इसी तरह भारत और चीन के बीच सीमा तनावों में एक मुख्य कारक पानी है। यह तनाव क्षेत्र के सबसे समृद्ध जल क्षेत्रों के इर्द-गिर्द केंद्रित है, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में। अतः अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्व भूमि विवाद से आगे जाता है। अंततः भारत ब्रह्मपुत्र सहित जो कि निम्न जल भारत में बहती है, तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियों पर चीन द्वारा बांध निर्माण से अत्यधिक सतर्क है। अब कि इस अध्याय पर जो संभावित प्रश्न बन सकते हुए आपको इस अध्याय पर जो संभावित प्रश्न बन सकते हुए आपको यहाँ पर है कि पहला प्रश्न आपको देखिए आंतरिक सुरक्षा के अवयव क्या है, यह बाह्य सुरक्षा से कैसे भिन्न है। दूसरा देखिए आपको स्वतंत्रता के पश्चात दूसरा प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के राज्यों के सामने आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ पर चर्चा करें। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के राज्यों के सामने आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें। तीसरा, एक व्यापक आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या है। भारत के सामने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर खतरों के बीच अनेक अंतर्संबंध है, सिद्ध करें। अब कि आपको आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय सेना अध्यक्ष ने हाल ही में कहा था कि भारत एक साथ 2.5 मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है। इनमें किन सुरक्षा चुनौतियों को 2.5 चुनौतियां कहा गया है और इनसे निपटने के लिए भारत की मौजूदा सुरक्षा की तैयारियों का वर्णन करें। इस तरह से आपको देखिए अध्याय 1 जो आपको पूरी तरह से फिनिश होता है। अब अध्याय यहाँ पर 2 है। अध्याय 2 जो आपको यहाँ पर है, अध्याय 2 आपके यहाँ पर आतंकवाद, विदेशी राज और गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका। टेररिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। यहाँ देखिए क्या है कि आतंकवाद को राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक प्रयोजनों हेतु जोर जबरदस्ती के साधन के रूप में, हिंसा के योजनाबद्ध, संगठित और सुव्यवस्थित उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आतंकवाद को राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक प्रयोजनों हेतु जोर जबरदस्ती के साधन के रूप में, हिंसा के योजनाबद्ध, संगठित और सुव्यवस्थित उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए राजनीति धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा के सुनियोजित, संगठित और व्यवस्थित प्रयोग को आतंकवाद के नाम से परिभाषित किया जा सकता है। आज के युग में यद्यपि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुका है, लेकिन अब राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा के सुनियोजित, संगठित और व्यवस्थित प्रयोगों को आतंकवाद के नाम से परिभाषित किया जा सकता है। आज के युग में यद्यपि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुका है, लेकिन आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित करने हेतु अभी तक किए गए प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए हैं, जिसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, किसी देश के आतंकवादी को दूसरे देश में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखा जा सकता है। किसी देश के आतंकवादी को दूसरे देश में
स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा कारण है कि दूसरा कारण आपको यहाँ पाए कि कुछ देशों के द्वारा कुछ देशों के द्वारा दूसरे देश में किए जा रहे आपराधिक आतंकवादी कृत्यों को विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। इससे वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की स्वीकार्य परिभाषा के संबंध राजनीतिक इच्छाशक्ति का स्पष्ट अभाव है। संयुक्त राष्ट्र भी आतंकवाद की एक सार्वभौम और सभी सदस्य देशों को मान एक आधिकारिक परिभाषा देने में असमर्थ हो गया है। वास्तव में आतंकवाद क्या है, इसको परिभाषित करने में आने वाली कठिनाई आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का वातावरण बनाने में बाधक है। इसके बावजूद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं अपनी मांगें मनमानी या राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा हिंसक तरीकों का उपयोग करके आतंक, डर और दहशत का माहौल पैदा करना आतंकवाद है, जिससे अधिकारियों को मजबूर करके किया जा सके, राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति आतंकवाद युद्ध का देखिए वर्गीकरण देखिए, आतंकवाद को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला विदेशी राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद, दूसरा गैर राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद। अब पहला आपको यहाँ पर देखिए कि विदेशी राज्यकर्ताओं द्वारा आपको यहाँ पर आतंकवाद देखिए आपको जब कोई सरकार प्रत्यक्ष पहला आप यहाँ देखिए जब कोई राज्य सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लोगों या अन्य देश के लोगों के विरुद्ध आतंकवाद में लिप्त हो तो इसे राज्यकर्ताओं का आतंकवाद कहा जाता है। किसी अन्य देश के विरुद्ध आतंकवाद, चाहे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की सहायता के लिए हो या उस देश को अस्थिर करने के लिए हो, उसे विदेशी राज्य समर्थित आतंकवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। कश्मीरी आतंकवाद पाकिस्तान की स्पष्ट एवं सीधी राजनीति है, जो कि ISI से प्रभावित है, जबकि इंडियन मुजाहिदीन या सिमी द्वारा देश के दूर-दराज इलाकों में फैलाया जा रहा आतंकवाद परोक्ष रूप से ISI और पाकिस्तान द्वारा समर्थित है। इससे पाकिस्तान, जो एक विदेशी राज्यकर्ता है, राज्य की सुरक्षा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे रहा है। इसी तरह कई बार बांग्लादेश और म्यांमार ने भी रूखापन दिखाया है। ऐसा शक किया जाता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद के संबंध में कई बार इन्होंने विदेशी राज्यकर्ताओं की भूमिका निभाई है। विदेशीकर्ताओं द्वारा आतंकवादी संगठनों की वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता, हथियार प्रशिक्षण, ढांचागत सहायता या वैचारिक सहायता इत्यादि तरीकों से मदद की जा सकती है। अब आगे यहाँ देखिए गैर राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद यहाँ पर देखिए इस मामले में आतंकवाद की कार्रवाई ऐसे व्यक्ति या समूह द्वारा की जाती है जो कि ना तो और ना ही उसे किसी सरकार का वित्तीय सहयोग है। अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए गैर राज्यकर्ता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार या सरकारी एजेंसियों से कोई संबंध नहीं होता। यद्यपि सरकार से अप्रत्यक्ष संबंधों को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। नक्सलवाद LTTE आतंकवाद और पूर्वोत्तर उग्रवाद गैर राज्यकर्ताओं के कुछ उदाहरण है। लश्कर-ए-तैयबा जिसको बोलते हैं LET एवं इंडियन मुजाहिदीन जैसे कुछ चर्चित आतंकवादी गुट भी गैर राज्यकर्ता होने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में इन्हें पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। गैर राज्यकर्ता का प्रयोग अनिवार्य रूप से ऐसे प्रॉक्सी तत्वों को पैदा करता है जो कि पाकिस्तान राज्य को क्लीन चिट देता है। इसमें कोई शक नहीं कि LET जैसे गैर सरकारी कर्ता पाकिस्तान के धन, सैन्य सामान और सैन्य समर्थन के बिना कार्य नहीं कर सकते। ISI और ऐसे ग्रुपों के बीच घनिष्ठ संबंध है। यह 26/11 जैसे आक्रमणों में इनकी सीधी संलिप्तता
संलिप्तता से साबित इनकी सीधी संलिप्तता से साबित हो गया है। इन संगठनों का उद्देश्य जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में अस्थिरता पैदा करना ही नहीं बल्कि इनका बड़ा उद्देश्य देश को अस्थिर करना है। आतंकवादी हमले करके आतंक और डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। इसका असर भारत की आर्थिक उन्नति पर पड़ सकता है। देश में नकली भारतीय मुद्रा का प्रचार भी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का एक तरीका है। इसलिए पाकिस्तान से कार्य कर तथाकथित गैर राज्यकर्ता इस देश के प्रॉक्सी हैं जो कि राजनीति के एक स्पष्ट चार्टर की तरह कार्य कर रहे हैं। अब कि आपको आईएसआई या विदेशी राजकर्ता की कार्यप्रणाली और उद्देश्य देखिए। आईएसआई विदेशी राजकर्ता की कार्यप्रणाली उद्देश्य देखिए। आतंकवाद के जरिए भारत में हिंसा फैलाना, नकली भारतीय मुद्रा एवं अन्य साधनों से देखिए नकली भारतीय मुद्रा एवं अन्य साधनों से भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पर है कि भारत में सभी प्रकार के आतंकवादियों को हथियार और विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति करना। भारत में सभी प्रकार के आतंकवादियों को हथियार और विस्फोटकों की सामग्री की आपूर्ति करना। भारत के भीतर सरकार विरोधी कार्य कर रहे ग्रुपों का फायदा उठाने के लिए उन्हें वित्तीय रसद और सैन्य सहायता प्रदान कर इस्लामी कट्टरपंथी और गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना। देश को विभाजित और कमजोर करने के भारत में सांप्रदायिक घृणा और हिंसा फैलाना। फिर आपको देखिए भारत में आतंकवाद की श्रेणियाँ देखिए मुख्य रूप से आतंकवाद को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला आपको भीतरी आतंकवाद, दूसरा जम्मू कश्मीर आतंकवाद, तीसरा पूर्वोत्तर विद्रोह और चौथा आपको वामपंथी उग्रवाद। देखिए उक्त में से अंतिम दो का विदेशी राजकर्ताओं से कोई संबंध नहीं, इसलिए हम इन दोनों चुनौतियों के बारे में अलग अध्याय में चर्चा करेंगे। जम्मू और कश्मीर का आतंकवाद कश्मीर को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की वजह से है। जम्मू और कश्मीर का आतंकवाद कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की वजह से है। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद पर अलग अध्ययन चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखिए भित्ती आतंकवाद की शुरुआत और उसका प्रसार यहाँ पे देखिए। तो भित्ती आतंकवाद की शुरुआत और यहाँ पर उसका प्रसार आपको देखिए। देखिए भित्ती आतंकवाद ऐसा आतंकवाद है जो देश के दूर दराज इलाकों तक फैला है। इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं पूरे भारतवर्ष में बिना किसी कारण के हो रही है। यदि हम पीछे मुड़ कर देखें और विश्लेषण करें तो पाएंगे कि भारत में आतंकवाद की बढ़ती सिलसिलेवार और सुनियोजित तरीके से हुई है। फिर आपको आगे यहाँ पर है, यहाँ आपको पहला पॉइंट है कि भारत के विरुद्ध अब यहाँ पहला पॉइंट है कि भारत के विरुद्ध दो परंपरागत युद्धों में मात खाने के बाद विशेषकर 1971 में हुई अपमानजनक हार के पश्चात पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देकर पिछले 3 दशकों से भारत में खून खराबा करने के उद्देश्य से गैर परंपरागत अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष युद्ध का रास्ता अपनाया। दूसरा, वर्तमान आतंकवाद के बीच 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के साथ बोए गए थे। भारत के लिए बहुत ही घातक आंदोलन सिद्ध हुआ। इस आंदोलन उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर और बाकी भारत के बीच एक प्रतिरोधी प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करना था। तीसरा, पंजाब के पश्चात 80 के दशक के अंत में पाकिस्तान ने अपना लक्ष्य कश्मीर को बनाया और कश्मीरी लोगों को एक समूह की भारत विरोधी भावनाओं का फायदा उठाने का प्रयत्न किया, जो कि आज तक जारी है। कश्मीरी आतंकवाद मूलतः पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर स्थित आईएसआई से प्रशिक्षित, प्रेरित एवं निर्देशित LAT, JEM, हिजबुल मुजाहिदीन इत्यादि इस्लामिक आतंकवादी संगठनों द्वारा संचालित किया जा रहा है। 1977 में 1977 में अलीगढ़ में भारतीय मुस्लिमों को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त कराने और उनसे इस्लामिक आचरण संहिता का अनुसरण करवाने के उद्देश्य से सिमी की स्थापना की गई। 80 और 90 के दशक में सिमी एक दुर्दांत आतंकवादी उग्रवादी संगठन बन गया और इसने और अधिक उग्र रूप धारण कर लिया। इसने इसे 2001 में गैर कानूनी गतिविधियों निरोधक अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया। इसे 2001 में गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया। 1992 में अयोध्या घटना के बाद पूरे भारत में विशेषकर मुंबई 1993 के सीरियल धमाके प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद का उदय हुआ। इससे आईएसआई को भारत में आतंकवाद और सांप्रदायिकता की आग फैलाने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान हुआ। अब छठा, यहाँ देखिए सिमी पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात 21वीं शताब्दी में इंडियन मुजाहिदीन IM का गठन हुआ। इसका गठन बाहरी देशों में यह प्रचारित करने के लिए किया गया था कि भारत का आतंकवाद पूरी तरह से घरेलू है, जो कि मुस्लिमों के साथ
जो कि मुस्लिमों के साथ किए गए अत्याचार के कारण हुआ है, ना कि अन्य देशों के द्वारा प्रायोजित है। आईएसआई देखिए यहाँ पे आईएसआई ने भारतीय युवा मुस्लिमों को भड़काने के लिए हमेशा अयोध्या की घटना और गुजरात दंगे जैसी घटनाओं का फायदा उठाने का प्रयास किया। युवाओं को लामबंद करने, आतंकवादी बनाने और भर्ती करने के लिए आईएसआई द्वारा जाली वीडियो का प्रयोग किया गया। आईएसआई की सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के प्रयासों की वजह से भारतीय पुलिस समुदाय को आसानी से लामबंदी, अतिवादी और आतंकवादी गुटों में भर्ती करने का खतरा बना रहता है। हाल ही में मुजफ्फरनगर जिले के दंगा प्रभावित क्षेत्र से लश्कर-ए-तैयबा द्वारा युवा मुस्लिमों की भर्ती करने की खबरें मिली थी। फिर आपके यहाँ पर 8वां पॉइंट आपके यहाँ पर है क्या कि 2006 देखिए 2006-7 में हमने मालेगाँव, मेका मस्जिद, हैदराबाद, अजमेर शरीफ और समझौता एक्सप्रेस में बम धमाकों के रूप में प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद देखा। प्रारंभ इन मामलों में विभिन्न राज्यों की पुलिस की जांच एजेंसियों ने कथित तौर पर बेकसूर मुस्लिम युवाओं को फंसाया। इससे मुस्लिमों असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और ISIL-ET, सिमी और IM इत्यादि आतंकवादी संगठनों को युवा मुस्लिमों को अतिवादी बनाने का एक और मौका मिला। अब 9 देखिए बांग्लादेश का हरकत उल इजहाद हरकत उल जिहाद एल इस्लामी मतलब HUJI ने भी भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों में लिप्त पाया है। अब आपके यहाँ देखिए भारत में आपके यहाँ पर है, इसके बाद जो आपके यहाँ पर टॉपिक है क्या कि भारत में आपके यहाँ पर जो भारत में महत्वपूर्ण आतंकवादी हमले, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आपको भारत में महत्वपूर्ण आतंकवादी हमले की चर्चा हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में।